वेलकम टू जिज्ञासु क्लास। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कुछ पोर्शन पिछले लेक्चर में छूट गया था, पहले उसको कंप्लीट करता हूँ। तो पिछले क्लास में बेटा हमने क्या क्या पढ़ा था? डीजेनरेट ऑर्बिटल एंड एक्सचेंज एनर्जी। सो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्सचेंज। एक लाइन लिखा था मैंने, एक्सचेंज एनर्जी, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पोजिशन टू द अदर पोजिशन। सो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। अब आपको निकालना है इसमें एक्सचेंज। तो एक्सचेंज का मतलब देखो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ जाएगा। सो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हो गया बच्चों? 1। इसका मतलब है कि अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 लूँ, 3, तो देखो 1 2 3। सो अगर ये यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली ये यहाँ पे आएगा, उसी तरह से ये यहाँ जाएगा तो ये इधर आएगा। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हुआ? 2। और एक यहाँ से भी संभव हो सकता है, तो ये देखो आपका आ गया बेटा 3। अगर मान लो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया 4, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 ले लिया, 1 2 3 4। अब ये देखो आपका यहाँ गया 2 3 प्लस, ये देखो आपका यहाँ गया 2 प्लस, और ये भी यहाँ आ सकता है 1। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज देखो कितना हो गया? 6। अब आपको इसमें कॉन्सिक्वेंसेस देखना है, रिलेशंस क्या है। देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। अगर हम रिलेशंस निकालें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था बच्चों? 2। आप देखो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना निकला? 1। ये निकल गया मेरा नंबर ऑफ एक्सचेंज 1। आप देखो ध्यान से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ एक्सचेंज 1, इससे एक कम है। सिमिलरली यहाँ पे देखो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा? 3। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है, तो एक कम पहले कर दो, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज देखो 2, एक कम कर दिया, फिर इसको आपको 1 तक ले जाना है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हो गया? 3। यहाँ पे देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, एक कम करो 3, और कहाँ तक जाना है? 2 1। तो देखो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हो गया? 6। ये नंबर ऑफ एक्सचेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रिलेशन डेवलप हो गया। और अगर मुझे अनपेयर इलेक्ट्रॉन पता है तो हमें क्या करना है बच्चों? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन से एक कम करके और कहां तक जाना है? 1 तक। अब ये डायग्राम शो करने की आपको जरूरत नहीं है। सपोज करो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मैंने मान लिया 5, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज देखो इस केसेस में अगर आप निकालेंगे नंबर ऑफ एक्सचेंज, तो देखो एक कम करो 4 3 2 1, कितना हो गया? 4 3 7 2 9 1 10। तो इस तरह से आपको रिलेशन समझ में आ गया कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमें पता है तो हम नंबर ऑफ एक्सचेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड, अब एक क्वेश्चन आप खुद से करो। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारा 7 है। यस, कैलकुलेट करो बच्चों कि कितने एक नंबर ऑफ एक्सचेंज आता है। यस, 1 कम कर दिया, नंबर ऑफ एक्सचेंज निकालने के लिए 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब ये कैलकुलेट कर देंगे तो 6 5 11 15 18 20 21। सो नंबर ऑफ एक्सचेंज इज 21। एक तो ये मेथड है कि नंबर ऑफ एक्सचेंज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसी चीज को एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो जनरली जेई में पूछे जाते हैं, तो देखो आप नंबर ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मूला एक मैंने लिखा है यहाँ पे, number of exchange is equal to NC2। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन में आप लोग पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पे जो n लिखा मैंने, n दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या हो गया बच्चों? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड एक्सचेंज के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, सो Nc2। अब आपको ये, चूंकि आप अभी मैथ में शायद नहीं पढ़े होंगे, तो आपका देखो एक फॉर्मूला होता है NCr, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल।
अब इसको सॉल्व, फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आपका लिखा है 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू 1, 2 हो गया। अगर 3 फैक्टोरियल लिखा मैंने तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब एक एक कम करते लिखते चले जाएंगे। सपोज करो 4 फैक्टोरियल है तो आपको कैसे लिखना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे आपको करते चले जाना है। 5 फैक्टोरियल है तो क्या लिखोगे, 5 4 3 2 1 तक जाना है। सिमिलरली अगर मान लो अब मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज, मान लो मैंने ले लिया 5। अब इसका आंसर मैंने अभी निकाला था, नंबर ऑफ एक्सचेंज इज 10। सो इस फॉर्मूला को वेरीफाई कर लेते हैं। फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हो गया, नंबर ऑफ एक्सचेंज, तो देखो कितना हो गया बच्चों, 5C2। अब इसको फॉर्मूला लगाते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन r दैट इज 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व करो, 5 4 3 फैक्टोरियल जो कि नीचे है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लगा के स्टॉप कर देंगे, एंड 2 इंटू 1 एंड 3 फैक्टोरियल। ये देखो आपका कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, इस तरह से आपका आंसर आ गया 10। एक और वेरीफाई कर लेते हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर मान लो हमने 7C2 लिया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना ले लिया, 7, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 7। तो 7 का मतलब देखो क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि नीचे क्या है आपके पास 5 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये देखो आपका कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, तो ये देखो आंसर आ गया 21। तो फॉर्मूला वेरीफाई कर लिया। अब मैंने ये फॉर्मूला बताया क्यों था, तो अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, जैसे जेई में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाउ मेनी एक्सचेंज व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 100। सो देखो अब इसको कैलकुलेट करना कितना आसान हो जाएगा, हाउ मेनी एक्सचेंज, ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, हाउ मेनी एक्सचेंज व्हेन unpaired electron is 100। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, नंबर ऑफ एक्सचेंज। अब मैंने फॉर्मूला भी क्या सीखा, Nc2, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 100C2। अब इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है, देखो 100 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 100 माइनस 2 कर देंगे तो 98 फैक्टोरियल। अब यहां से देखो आपका क्या हो जाएगा, 100 इंटू 99, कहाँ पे स्टॉप करेंगे, यस 98 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे हमारे पास 98 फैक्टोरियल है, और साथ में 2 इंटू 1 कर देंगे। ये देखो आपका कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर देंगे तो आंसर आपका आ गया 50 इंटू 99। सो दिस इज योर आंसर। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एक्सचेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला देखो हमने सीखा कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर 100 हो, 1000 हो, लैक्स हो, तो इस फॉर्मूला को आप यूज करेंगे और बहुत आसानी से आप नंबर ऑफ एक्सचेंज निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज निकालने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आपको बता दिया, जो जनरली जेई में पूछे जाते हैं। 11th क्लास में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे आप। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट फिनिश हो गया, एंड नाउ we revise the complete syllabus of atomic structure. That means we complete syllabus of atomic structure. आज मैं अभी जो डिस्कस करने जा रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बच्चों को याद करने में, बच्चों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। सो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फॉर्मूला 1 बाय 1 सारे फॉर्मूलाज को। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज सबसे पहला फॉर्मूला होता है देखो, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। बहुत आसान फॉर्मूला है, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। इसमें C क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको यूनिट जरूर याद रखना है। इसी में न्यू क्या हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी, न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता था, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। सो फ्रीक्वेंसी हो गया, एंड लैम्डा हमारा क्या हो गया बच्चों, वेवलेंथ। एंड वेवलेंथ क्या होता था, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रैप्स, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है।
तो इस तरह से सबसे पहला फॉर्मूला। नाउ सेकंड फॉर्मूला, E is equal to H nu, E that is energy, और H को कहते हैं यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। न्यू ऑलरेडी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया था, ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। कभी कभी आपको नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने के लिए आ जाता है, तो थर्ड फॉर्मूला देखो आपको ऐसे यूज कर देना है, E इज इक्वल टू NH न्यू। सपोज करो कभी भी अगर मुझे निकालने के लिए आ गया बेटा नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ क्वांटा एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब, सो इस तरह से हमें n फाइंड आउट करना है। इसमें आपको सारे नोटेशंस ऑलरेडी पता है। फोर्थ फॉर्मूला आपको आता है, एक देखो, न्यू बार इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। न्यू बार दैट इज वेव नंबर। न्यू बार देखो हमारा क्या हो गया बच्चों, वेव नंबर, एंड वेव नंबर दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। आपको लैम्डा ऑलरेडी पता है। एंड फिफ्थ फॉर्मूला देखो हमने सीखा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, T स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, तो ये देखो फिफ्थ फॉर्मूला जो बहुत आसान था, फॉर्मूला 1 2 3 4। उसके बाद एक बहुत, हालांकि ये फार्मूला एक बहुत अच्छा फार्मूला बताने जा रहा हूँ, लेकिन जनरली ये फार्मूला आपको 11th क्लास में नहीं पूछे जाते हैं। इस फार्मूला को 11th क्लास में यूज नहीं करते हैं। एक फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R नॉट A raised to the power 1/3। अब यहाँ पे देखो R क्या हो गया, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, एंड A that is atomic mass। इसमें जो R की वैल्यू, R नॉट की वैल्यू है, दैट विल बी कांस्टेंट। R नॉट क्या है बेटा, कांस्टेंट है, 1.4 इंटू 10⁻⁻50 मीटर, 1.4 इंटू 10⁻⁻50 मीटर, ये वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला का हमें बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि देखो इसमें R नॉट तो कांस्टेंट हो गया, अगर मुझे रेडियस फाइंड आउट कर लिया और एटॉमिक मास आपको किसी एलिमेंट का पता होता है, तो इस फॉर्मूला से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब। देखो जैसे हमने रेडियस निकाल लिया तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा, और अगर वॉल्यूम निकल गया तो आप डेंसिटी भी उसका निकाल सकते हो, बिकॉज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं एंड डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये 6 फॉर्मूला था, जैसे हमने रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस R नॉट दैट इज कांस्टेंट 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर एंड A इज द एटॉमिक मास। जैसे इस फॉर्मूला को मैंने यूज किया बच्चों, तो देखो इस फॉर्मूला से हमने क्या निकाल लिया, रेडियस के बाद मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, बिकॉज वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब, एंड डेंसिटी भी निकाल सकता है। तो ये 6 फॉर्मूला था आपका। नाउ 7th फॉर्मूला। 7th फॉर्मूला में एक कॉन्सेप्ट होता है डी ब्रॉगलीज रिलेशन, अब डी ब्रॉगली रिलेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द एसोसिएटेड पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। तो अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें तो आपका देखो लैम्डा आ गया, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। डी का मतलब क्या हो गया बच्चों, मोमेंटम, एंड लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ। यहाँ भी लैम्डा प्रोपोर्शनलिटी साइन लेते हैं h/p। h क्या हो गया, फिर से प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड मोमेंटम हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी। कभी कभी इस फॉर्मूला के अंदर एक देखो ये नोटेशन भी यूज कर सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा 12 mv², यहाँ से v² इक्वल टू हो गया आपका 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। अगर मैं v निकालना चाहूँ तो ये देखो आपका स्क्वायर रूट आ गया 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय m। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एक नया फॉर्मूला देखो आपके पास आ जाएगा, m 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। अब यहाँ पे देखो ये m कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो इस तरह से, रूट m
इंटू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। ये देखो आपका स्क्वायर रूट, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहां से जो फार्मूला आ गया हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला आपका निकल गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, डी ब्रॉगली रिलेशन के अंदर 3 फॉर्मूलाज हैं। अगर मोमेंटम दिया है आपने इसको यूज करना है, मास वेलोसिटी दिया हुआ है इसको यूज करना है, और अगर क्वेश्चन में एनर्जी दिया है तो इसको यूज करना है। जब भी आप डी ब्रॉगली रिलेशंस को यूज करोगे तो समटाइम आपका एक रिलेशन यूज होगा 1v दैट इज वोल्ट इक्वल टू 1 ev। ev stands for electron volt, electron volt, and we know that 1 electron volt equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule। तो इस फॉर्मूला का भी समटाइम आपको यूज होगा एनर्जी के टर्म्स में, एंड इस रिलेशन का भी कभी कभी यूज होगा बच्चों, 1 AMU इक्वल टू 1.6 into 10 raised to minus 27 kg। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है कि कभी भी डी ब्रॉगली रिलेशन को अगर मैं यूज करूंगा तो इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज होना है। तो डी ब्रॉगली रिलेशंस क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। एक फॉर्मूला होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है बच्चों, हाइजन, ये बहुत आसान होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थोड़ा सा प्रिंसिपल रिवाइज करा देता हूं। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन the momentum and position of a particle, of a moving particle simultaneously within accuracy। कोई भी पार्टिकल अगर थ्रो कर रहे हैं, मूविंग पार्टिकल है, तो उसका मोमेंटम एंड पोजीशन एक साथ फाइंड आउट एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते। फॉर्मूला देखो क्या हो गया, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। अब डेल्टा एक्स का मतलब हो गया चेंज इन पोजीशन, change in position, and delta p that is change in momentum, change in momentum, change in momentum। h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू भी आपको पता है 3.14। अब इसी में मोमेंटम को आप चेंज करके देखो, ऐसे लिख सकते हो डेल्टा एक्स एम मास हो गया, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, एंड यहाँ पे जो डेल्टा वी हो गया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। इस तरह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में अगर देखो आपके पास चेंज इन पोजीशन गिवन हो, चेंज इन मोमेंटम, दोनों में से कोई एक चीज फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, और मोमेंटम को चेंज कर दिया मास इनटू वेलोसिटी से, तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू आपको डिटरमाइन करने आ सकता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर्मूला हो गया। नाउ नेक्स्ट एक देखो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ई एन, ई एन, ई एन माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई 4 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बहुत बड़ा फॉर्मूला दिख रहा होगा, लेकिन इंजीनियरिंग में एक बार ऑलरेडी यही फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है। अब इसमें सभी नोटेशंस आपको देखना है। पाई की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, पाई 3.14, mass of an electron, m stands for mass of an electron, mass of an electron वैल्यू कितनी होता है 9.1 into 10 raised to minus 31 kg। E that is electronic charge 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb। Z stands for atomic number, atomic number। Now n is the orbit number, orbit number, and h that is Planck's constant, Planck's constant, और इसका वैल्यू अभी हमने पीछे लिखा था 6.626 into 10 raised to minus 34। यूनिट जरूर याद रखोगे बच्चों, जूल सेकेंड और किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया एनर्जी, और ई एन स्टैंड्स फॉर, जो ई एन स्पेशली लिखा मैंने, ई एन दैट इज एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट का। मान लो आपको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालना है तो 1 पुट कर देंगे, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालना है 2 पुट कर देंगे,
तो ये देखो एक जनरल फॉर्मूला हो गया। अब अगर इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें तो अलग अलग फॉर्मूला, सबसे सिंपल फॉर्मूला जो इसमें मैं बताऊंगा आपको, देखो ई एन इज इक्वल टू -1312 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसका यूनिट हो गया किलो जूल पर मोल। ये सबसे सिंपल है बिकॉज इसमें डेसिमल नहीं होता, तो आपको लर्न करना इस फॉर्मूला को आसान होता है, तो आप इसको भी याद कर सकते हो, इजी होता है फॉर्मूला। नाउ ये हो गया यूनिट, देखो क्या हो गया किलो जूल पर मोल। इसी को आप दूसरी तरह से भी सोच सकते हो, माइनस 21.8। देखो दूसरे यूनिट्स में बताऊंगा बच्चों, -21.8 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो हमने वैल्यू बदल दिया, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका जूल पर एटम, जूल पर एटम। इसको भी आप यूज कर सकते हैं, या इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा और अगर चेंज कर लें तो देखो क्या लिख सकते हैं, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो फिर से वैल्यू चेंज हो गया, तो यूनिट बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो किसी भी फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं, हालांकि मेरे हिसाब से इसको यूज करना सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है, लर्न करना बहुत आसान होता है। तो इस फॉर्मूला से देखा आपने कि किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी किसी भी यूनिट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ से एनर्जी निकल गया, सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में है, ध्यान से देखना बच्चों, तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो E1 हमने निकाल लिया। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में चला गया, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लिया, तो यहां से आप निकाल सकते हो चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई, दैट इज E2 माइनस E1। जैसे आपने चेंज इन एनर्जी निकाल दिया, हमने फॉर्मूला देखो पहले क्या पढ़ा था, E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। अब मुझे क्या करना है, जहां पे E है वहां पे मैंने पुट कर दिया डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू। तो इस फॉर्मूला से देखो आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपके पास डेल्टा ई पता है, एच पता है। और जैसे फ्रीक्वेंसी निकला तो देखो फॉर्मूला है सी इक्वल टू न्यू लेमडा। अब हमने न्यू निकाल लिया, सी वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन आपको पता है, तो इस फॉर्मूला से आपने क्या निकाल लिया बेटा, लेमडा। और अगर लेमडा निकल गया तो देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लेमडा, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, वेव नंबर। मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला काफी हेल्पफुल होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में जंप करके जा सकता है, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, या फोर्थ से सेकंड में। तो आपको क्या करना है, पहले E1 E2 E2 जिस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट कर लिए। एनर्जी फाइंड आउट करने के बाद हमने डेल्टा ई कैलकुलेट कर लिया। फिर देखो इस फॉर्मूला को हमने यूज किया, सिर्फ चेंज क्या करना है, जहां पे ई है वहां पे मैंने डेल्टा ई पुट कर दिया। तो जैसे आपने डेल्टा यू पुट किया, एच पता है आपको, फ्रीक्वेंसी निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकला, फॉर्मूला मुझे पता है सी इक्वल टू न्यू लेमडा, इसमें पुट कर देंगे, चूंकि सी पता है न्यू पता है, क्या निकल जाएगा, लेमडा। जैसे वेवलेंथ निकला तो हमें फिर फॉर्मूला पता है न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा, यहाँ से क्या निकल गया, वेव नंबर। तो यहाँ से निकल के एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। नाउ इसी तरह से किसी भी ऑर्बिट का रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलर एक और फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, आर एन इज इक्वल टू ए नॉट। ये जो ए नॉट लिखा, आर एन इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। देखो यहाँ पे जो जेड हो गया बेटा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एन यहाँ भी क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। एंड ए नॉट दैट इज कॉल्ड बोहर रेडियस, और इसकी वैल्यू फिक्स होता है 52.9 पिकोमीटर। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। तो देखो अगर इस फॉर्मूला को आप याद रखो, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, जनरली जेई में इस पे बेस कई कई बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बच्चा को फॉर्मूला याद नहीं रहता है, क्वेश्चन नहीं निकलता है, जबकि बहुत फॉर्मूला इजी है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। इसी तरह से रेडियस की जगह वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, वी एन, वेलोसिटी वी एन दैट इज वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, तो वी नॉट इंटू जेड बाय एन, वी नॉट इंटू जेड बाय एन। यहाँ पे देखो आपका जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट।
और वी नोट की वैल्यू कांस्टेंट होता है, वी नोट का कोई नाम नहीं दिया गया बट वैल्यू कांस्टेंट होता है 2.188 into 10 raised to the power 8, 2.188 into 10 raised to the power 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से देखो आपने वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट निकाल लिया, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकाल लिया, मतलब किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एक फॉर्मूला था जिसको बोलते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला, रेडबर्ग फॉर्मूला। अब पहले फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं आपको, न्यू बार वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये देखो आपका वेवलेंथ, ये r दैट इज नॉन, r जो है इसको वो क्या बोलोगे, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फिक्स होता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। Now n1 and n2 orbit number, क्या है बेटा, ऑर्बिट नंबर, एंड z that is atomic number, इसमें z क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। तो इसमें कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है कि n1 क्या होता है, n2 क्या होता है। सो n1 n2 दैट इज द ऑर्बिट नंबर। तो इसमें देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रेज होते हैं इस फॉर्मूलाज पे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखो आपके पास गिवन होगा n1 n2, तो डायरेक्ट देखो n1 n2 पता है, क्वेश्चन में z की वैल्यू पता होगा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वेव लेंथ। अच्छा देखो यहाँ से वेवलेंथ निकालोगे अगर तो फिर से देखो आप सब कुछ निकाल सकते हो। यहाँ से बेटा आपका वेवलेंथ कैलकुलेट हुआ, वेव नंबर भी कैलकुलेट हुआ, राइट। जैसे वेव नंबर कैलकुलेट हुआ तो देखो फिर से फॉर्मूला लगा दो, c इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब c की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा हमें पता है, तो इस फॉर्मूला से हमने क्या निकाल लिया, देखो न्यू फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। जैसे फ्रीक्वेंसी निकल गया तो आपने लगाना है फॉर्मूला E इक्वल टू एच न्यू, न्यू पता है, एच पता है, तो क्या निकल गया, एनर्जी। तो हमने दो चीजें देखा, एक तो अभी एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट से भी हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, और रेडबर्ग फॉर्मूला से भी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, एनर्जी, ऑल आर कैलकुलेटेड। नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एक बार फिर से सुन लो। एक बार तो क्वेश्चन में n1 n2 की वैल्यू गिवन होगा तो आपको डायरेक्ट पुट कर देना है। दूसरा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वेवलेंथ स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि n2 इज ग्रेटर देन n1। तो आपको कंफ्यूजन नहीं है कि किसको n1 लेना है, किसको n2 लेना है। जो बड़ा होगा n2, जो छोटा होगा वो n1, करेक्ट। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, इसमें सीरीज का यूज होता है। तो देखो सीरीज बहुत आसान है, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई, तो याद करना बहुत आसान हो गया, लो ब्लड प्रेशर हाई। लो दैट इज लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्रे। एक बार फिर से सुन लो, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्रे। इसके नीचे मैंने लिखा बेटा 1 2 3 4 5 6। अब ये 1 2 3 4 5 6 क्या है अभी मैं बता रहा हूँ, और इसी के नीचे लिख देना है U V I। आपको एक सीक्वेंस बन रहा है तो आपको याद करना देखो आसान हो जाएगा, ILU। आप समझ गए होंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ILU। सो U स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन, ultraviolet region, and V stands for visible region, visible region, and I stands for infrared region, infrared region। इसका मतलब ये हुआ, लाइमन ऑलवेज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है, बाल्मर विजिबल रीजन होता है, एंड पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्रे ये सब के सब इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा। ये पहली बात हो गई, याद करना बहुत आसान हो गया बच्चों, ILU, L1Q, मतलब 1 स्टैंड्स फॉर 1। अब देखो इसमें 1 2 3 4 जो मैंने लिखा है ये बेसिकली ऑर्बिट नंबर को शो करता है। क्या शो करता है बच्चों, ऑर्बिट नंबर। अब ऑर्बिट नंबर का मतलब क्या है, एक बार ध्यान से देखो, आपने ये नोट कर लिया जो मैंने लिखा है, नोट कर लिया, यस। सो अब 1 2 3 4 5 6 का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर लिख दिया बाल्मर,
मान लो किसी क्वेश्चन में अगर लिख दिया बाल्मर सीरीज, इसका मतलब है कि n1 की वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है लाइमन कहीं से भी आ रहा है तो इसका जो एंड पॉइंट होता है वो होता है फर्स्ट ऑर्बिट। इसका मतलब हुआ कि अगर n1 की वैल्यू क्या हो गया 1, मतलब लाइमन कहीं से भी आ रहा है, एंड पॉइंट क्या है फर्स्ट ऑर्बिट, राइट, फर्स्ट ऑर्बिट। मतलब क्वेश्चन में अगर लाइमन सीरीज लिख दिया बच्चों तो हमें n1 की वैल्यू 1 ले लेना है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे लिखा बाल्मर, ध्यान से समझना है, अब इसका लास्ट ऑर्बिट हो गया 2, मतलब ये सेकेंड ऑर्बिट पे एंड कर जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट तक नहीं जाएगा। सो अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखा है बाल्मर सीरीज तो n1 की वैल्यू 2 हो गया। सिमिलरली अगर पार्सन लिखा है तो इसका लास्ट ऑर्बिट हो गया 3, अगर ब्रैकेट लिखा है तो इसका लास्ट ऑर्बिट हो गया 4, पी फंड लिखा है लास्ट ऑर्बिट हो गया 5, एंड अगर हम्फ्री सीरीज लिखा है तो n1 की वैल्यू हो गया 6। इसका मतलब एक बार फिर से समझना, लाइमन का मतलब हो गया रेस किसी भी जगह से आ रहा है उसका एंड पॉइंट फर्स्ट ऑर्बिट होता है। बाल्मर का एंड पॉइंट सेकेंड ऑर्बिट होता है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट तक नहीं जाता है, सेकेंड ऑर्बिट में एंड हो जाता है। पास्चन का मतलब होता है कि थर्ड ऑर्बिट में एंड कर जाता है, सेकेंड ऑर्बिट में नहीं जाता है। इस तरह से कहीं भी क्वेश्चन में लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री, लो ब्लड प्रेशर हाई, अगर कहीं भी लिखा है तो आपको फर्स्ट ऑर्बिट पता चल जाएगा, n1 की वैल्यू पता चल जाएगा, राइट। सो अगर क्वेश्चन में लिखा बाल्मर सीरीज तो हमने क्या लिख दिया बच्चों, n1 इक्वल्स टू 2। अब देखो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा, क्वेश्चन लिख दिया फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अब देखो क्वेश्चन बदल दिया, क्या लिख दिया मैंने, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। देखो क्वेश्चन में जैसे ही बाल्मर सीरीज लिख दिया इसका मतलब है कि n1 की वैल्यू 2 हो जाएगा, और n2 का मतलब हो गया फर्स्ट लाइन है तो एक ऑर्बिट जंप कर देना है, इसका मतलब 3 हो गया। यस, अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो इसका मतलब देखो फिर से बाल्मर लिखा तो n1 की वैल्यू क्या हो गया 2, और सेकेंड लाइन है तो 2 ऑर्बिट जंप करा देना है 3 एंड 4, तो n2 की वैल्यू क्या हो गया 4। तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, अब आपको एकदम से याद रखना है पास्चन सीरीज, कैसे याद रखने के लिए बताया, लो ब्लड प्रेशर हाई, तो यहाँ से याद रख लिया 1 2 3 4 5 6। अब देखो पास्चन कहाँ पे आ रहा है, लो लाइमन बाल्मर पास्चन, तो इसका मतलब n1 की वैल्यू देखो क्या हो गया 3, और सेकेंड लाइन है तो क्या हो गया n2 की वैल्यू, सेकेंड लाइन, यस बिल्कुल करेक्ट 5, क्योंकि 2 ऑर्बिट जंप कर गया। अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा थर्ड लाइन ऑफ हम्फ्री सीरीज, अब जैसे हम्फ्री लिखा था हमें पता है लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट वीफर, तो देखो हम्फ्री के लिए n की वैल्यू क्या हो गया 6, और थर्ड लाइन है तो थर्ड लाइन में क्या हो जाएगा 3 ऑर्बिट जंप करेगा, दैट इज n2 की वैल्यू 9। सो इस तरह से बच्चों अगर क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, कोई भी लाइन लिखा है ऑफ एनी ऑफ द सीरीज, तो आपके पास n1 n2 आ गया, और जैसे n1 n2 आ गया आप इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे 1 by lambda इक्वल टू r 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर z स्क्वायर। ये पता होगा आपको, ये वैल्यू आपको पता है, देखो n1 n2 आ गया, वेवलेंथ आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये लाइंस होते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, कभी भी लिखा हो लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी ऑफ द सीरीज, कभी भी लिमिटिंग लाइन लिख दिया, देखो क्या लिख देगा बच्चों, लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी ऑफ द सीरीज। तो यहां पे अगर सपोज करो क्वेश्चन में आ गया कि लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर जैसे आ गया तो n1 की वैल्यू क्या हो गया 2, और n2 की वैल्यू इंफिनिटी। उसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा लिमिटिंग लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, तो लाइमन बाल्मर पास्चन, सो n1 की वैल्यू क्या हो गया बेटा
3 और लिमिटिंग लाइन है तो n2 की वैल्यू क्या हो गया इन्फिनिटी। सो किसी भी लाइन का अगर लिमिटिंग लाइन लिखा है, लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी ऑफ द सीरीज, तो आपको n1 की वैल्यू पता चल जाएगा लो ब्लड प्रेशर हाई से, राइट। एंड सेकेंड n2 की वैल्यू क्या हो गया इन्फिनिटी। अब जैसे आपके पास n1 n2 आ गया, आप रिडबर्ग फॉर्मूला में पुट करेंगे, आपका वेवलेंथ निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, वेव नंबर निकल सकता है, एनर्जी निकल सकता है। अब इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको एक और टेक्निकल चीजें सीख लेना है। देखो फॉर्मूला में क्या आ गया, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर z स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आपको एक चीज कभी कभी और भी पूछ सकता है, पूछेगा मैक्सिमम वेवलेंथ। क्या पूछेगा बच्चों, मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करो। तो देखो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए आपको फॉर्मूला नहीं होता, आपको उसे सोचना है। देखो ये लैम्डा मैक्सिमम करना है, लैम्डा मैक्सिमम करना है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। समझना ध्यान से, मिनिमम होगा। और ये मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। और ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। इस तरह से आपको खुद सोचना है और n2 की वैल्यू पुट कर देना है। तो इस तरह से हम मैक्सिमम वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये खुद से आपको सोचना है। तो आपका रेडबर्ग फॉर्मूला क्लियर हो